नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग मनोविज्ञान में हम लोग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, फंक्शनलिज्म यानी प्रकारवाद, तीसरे नंबर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बिहेवियरिज्म को यानी कि व्यवहारवाद को, और चौथे नंबर पर हम लोगों ने डिस्कस किया था गेस्टाल्टिज्म को यानी कि जो गेस्टाल्टवाद है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद हम अगले संप्रदाय को, अगले हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं और वो है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो सबसे पहले इसके फाउंडर कौन है, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन है? तो मित्रों याद रखना, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक हैं सिगमंड फ्राइड। कौन है? सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड किस कंट्री के हैं मित्रों? तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के हैं। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं। वास्तव में जो सिगमंड फ्राइड हैं वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। वास्तव में सिगमंड फ्राइड पागलों के एक डॉक्टर थे। बाद में सिगमंड फ्राइड एक साइकोलॉजिस्ट बनते हैं। इनके जो फॉलोवर हैं वो कौन कौन है? एडलर और कार्ल यूंग। एडलर एवं कार्ल यूंग, एडलर एवं कार्ल यूंग, ये बात आप लोग याद रखिएगा। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय क्या कहता है? ऐसा संप्रदाय जिसने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया हो उसे क्या कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। तो मित्रों आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर लिखिए कि ऐसा संप्रदाय जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया हो। ऐसा संप्रदाय जिसके द्वारा, या ऐसा संप्रदाय जिसने मन ऑब्लिक मस्तिष्क का विश्लेषण किया हो, ऐसे संप्रदाय को कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। और मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने मन या मस्तिष्क का विश्लेषण कर मन या मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है और मन के प्रत्येक प्रकार को व्यवहार के एक पक्ष के साथ रिलेट कर दिया है, व्यवहार के एक पक्ष के साथ जोड़ दिया है। मित्रों तो हम बात करते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने प्रकारों का वर्णन किया है और मन का कौन सा प्रकार व्यवहार के किस पक्ष के साथ जोड़ दिया है। तो इस विषय में हम लोग बात करते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसा संप्रदाय जिसके द्वारा मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया गया हो, उस संप्रदाय को कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। इन्होंने मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा? तो याद रखिएगा, इन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है। पहला है अचेतन मन, अचेतन मन। दूसरा है अर्धचेतन मन, और तीसरा है चेतन मन। मित्रों
अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसको इंग्लिश में कहा जाता है अनकॉन्शियस माइंड, इसको मित्रों कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। और इसको मित्रों कहा जाता है कॉन्शियस माइंड। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। ये क्या है? तो ये मन या मस्तिष्क के प्रकार हैं, ये टाइप्स ऑफ माइंड हैं, टाइप्स ऑफ माइंड हैं। ये क्या है? तो याद रखिएगा, ये है मन के प्रकार, मन के प्रकार हैं, यानी ये है टाइप्स ऑफ माइंड। टाइप्स ऑफ माइंड। और प्रत्येक जो टाइप्स ऑफ माइंड है वो बिहेवियर के एक डोमेन के साथ जुड़ा हुआ है ना, व्यवहार के पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, व्यवहार के पक्ष, है ना, व्यवहार के पक्ष, डोमेन ऑफ बिहेवियर, डोमेन ऑफ बिहेवियर। तो मित्रों अचेतन मन जो होता है, अचेतन मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? अचेतन मन जुड़ा हुआ है इड के साथ, और इड को कहा जाता है इदम। इड को क्या कहा जाता है? इदम कहा जाता है। इसके बाद अर्धचेतन मन की अगर हम बात करें, अर्धचेतन मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अर्धचेतन मन जुड़ा हुआ है अहम के साथ, और अहम का मतलब क्या होता है मित्रों? अहम का मतलब होता है ईगो। और जो चेतन मन होता है वो किस पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है परम अहम के साथ, परम अहम के साथ, और परम अहम को कहा जाता है सुपर ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो। ये बात मित्रों आप याद रखिएगा। ये जो मन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये मन जुड़ा हुआ है इसके साथ। और ये मन किसके साथ जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? ये मन जुड़ा हुआ है इसके साथ। अचेतन मन इदम से कहता है कि इदम मुझे आनंद की प्राप्ति करा, मुझे सुख की प्राप्ति करा, मुझे किसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति हो जाए, मुझे किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति हो जाए। ये आनंदवादी मन है, ये तार्किक मन है, ये किसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। मित्रों कार्य कैसा है इससे अचेतन मन का कोई मतलब नहीं है। कार्य कैसा भी हो, कार्य अनैतिक हो, कार्य नैतिक हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इदम से कहता है अपने जो इदम क्या है? इदम इसका कार्य करने वाला है, और ये इदम से कहता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति होना चाहिए, और आनंद की प्राप्ति के लिए जो भी इसको करना चाहिए वो करे, लेकिन हमें आनंद की प्राप्ति हो। मित्रों तो जो अचेतन मन होता है ये कैसा मन होता है? तो आप याद रखिएगा, अचेतन मन होता है सुखवादी मन। कैसा मन होता है मित्रों? ये होता है सुखवादी मन, सुखवादी मन, और इसी को कहा जाता है आनंदवादी मन। सुखवादी मन कह लो या आनंदवादी मन कह लो, आनंदवादी मन। इसको आनंदवादी मन भी बोल देते हैं, इसको सुखवादी मन भी बोल देते हैं, इसको तार्किक मन भी बोल देते हैं, इसको हम
तार्किक मन भी बोल देते हैं। कैसा मन है ये तार्किक मन है, ये लॉजिकल माइंड है। कैसा मन है? ये तार्किक मन है, आनंदवादी मन है, सुखवादी मन है, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन है, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन है, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन, विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन है। कैसा मन है मित्रों? विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन बताया गया है कि अचेतन मन जो होता है वो विद्यार्थी जीवन के लिए आवश्यक मन होता है। और जो भावनाएं होती हैं, भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, वो यहीं पर होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भावनाएं होती हैं, यहाँ पर संवेग होते हैं, यहाँ पर मूल प्रवृत्ति होती है मित्रों, यहाँ पर मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है। और यहीं पर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहीं पर होती है काम वासना, यहीं पर काम वासना होती है। ये भी आप याद रखिएगा। ये कैसा मन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये जन्मजात मन होता है। कैसा मन है? ये जन्मजात होता है। कुल मस्तिष्क का कितने प्रतिशत होता है ये? तो ये होता है टोटल ब्रेन का 90%, 90% होता है ये मन। ये मन जन्मजात होता है। मूल प्रवृत्तियां इसी पर होती हैं। यौन ऊर्जा, अनैतिकता, असामाजिकता कहाँ पर होती है? तो यहीं पर होती है मित्रों, याद रखिएगा। आपको हम बता देते हैं, यौन ऊर्जा, अनैतिकता, अनैतिकता और असामाजिकता कहां पर होती है? तो यहीं पर होती है मित्रों, याद रखिएगा, यहीं पर होती है। कितने प्रतिशत होता है? तो 90% होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्धचेतन मन की। तो अर्धचेतन मन का संबंध किससे होता है? तो मित्रों याद रखिएगा, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करने वाला नियम है। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अर्धचेतन मन वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद की हुई चीजें जब हमें विस्मृत हो जाती हैं तो कहां चली जाती हैं? तो मित्रों याद रखिएगा, याद की हुई चीजें विस्मृत होने पर याद की गई विषय वस्तु, याद की हुई विषय वस्तु विस्मृत होने पर कहाँ चली जाती है? तो मित्रों याद रखिएगा, याद की हुई विषय वस्तु विस्मृत होने पर अर्धचेतन मन में चली जाती है। और जब हम फिर से उसे याद करना चाहते हैं तो ये फिर से हमें याद आ जाता है। इसलिए इसको याद रखिएगा, याद की हुई चीजें हम जो याद करते हैं, याद की गई चीजें जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो कहाँ चली जाती हैं? अर्धचेतन मन में चली जाती हैं। तो अर्धचेतन मन कैसे कार्य करता है? अर्धचेतन मन ऐसे कार्य करता है जैसे कंप्यूटर का रिसाइकिल बिन होता है। जैसे हम खोए हुए डाटे को रिसाइकिल बिन से निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से विस्मृत विषय वस्तु कहाँ चली जाती है? अर्धचेतन मन में चली जाती है। और अर्धचेतन मन अहम से कहता है कि कोई अनैतिक कार्य नहीं करना है, क्योंकि अहम का सवाल है, अपने ईगो का सवाल है और ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है, वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। मित्रों याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं चेतन मन की। जो चेतन मन है इसको हम यथार्थवादी मन, आदर्शवादी मन, इसको हम क्या कहते हैं मित्रों? तो इसको हम कहते हैं यथार्थवादी मन, यथार्थवादी मन, यथार्थवादी मन, आदर्शवादी मन, आदर्शवादी मन, आदर्शवादी मन, नैतिक मन, आध्यात्मिक मन,
नैतिक मन और आध्यात्मिक मन। और कौन सा मन? और आध्यात्मिक मन। याद रखिएगा, कौन सा मन? नैतिक मन और आध्यात्मिक मन, इसी को कहा जाता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है मित्रों? तो याद रखिएगा, ये नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये नैतिकता के नियम पर कार्य करता है। और ये किसी भी प्रकार से असामाजिक, अनैतिक हो ही नहीं सकता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। और ये मन भी कैसा होता है? तो ये मन नैतिकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। और टोटल मस्तिष्क का कितने प्रतिशत होता है? तो टोटल मस्तिष्क का 10% होता है ये वाला मन। और ये वाला मन कितने प्रतिशत होता है? तो ये वाला मन होता है 90%। अचेतन मन इदम से कहता है कि इदम मुझे आनंद की प्राप्ति करा, कार्य चाहे जैसा हो, मुझे आनंद की प्राप्ति करा। लेकिन अर्धचेतन मन कहता है कि हमें वास्तविक जगत से दूर नहीं जाना है, क्योंकि ये अहम का सवाल है। कोई गलत कार्य करने के लिए जो अर्धचेतन मन होता है वो अहम को प्रेरित नहीं करता है। वो कहता है कि आप कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपका ईगो खराब हो जाए, जिससे आपका अहम खराब हो जाए। याद की हुई चीजें जब हम भूल जाते हैं तो कहाँ चली जाती हैं? अर्धचेतन मन में। किस मन का संबंध वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है? तो अर्धचेतन मन का सिद्धांत वास्तविकता। और जो चेतन मन होता है मित्रों, ये कैसा मन होता है? तो आप याद रखिएगा, चेतन मन होता है अर्जित मन। कैसा मन है मित्रों? ये अर्जित मन है। और अर्धचेतन मन भी कैसा मन होता है? ये मन भी मित्रों होता है जन्मजात। ये मन भी जन्मजात होता है। याद रखिएगा, ये मन भी जन्मजात होता है। तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा जिस प्रकार से मन के प्रकार बताए गए और प्रत्येक मन के प्रकार को व्यवहार के एक पक्ष के साथ जोड़ा गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारा जो हमने आप लोगों को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में जो हमने आप लोगों को साइको एनालिसिस, स्कूल्स ऑफ साइको एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया है, यानी मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बारे में डिस्कस किया है, आप लोगों को भली भांति ये 100% चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ऐसी हम उम्मीद और आशा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले संप्रदाय की। तो हम बात करते हैं अगले संप्रदाय की। इससे पहले हम भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में बात कर लें। भावना क्या होता है? तो मित्रों, भावना क्या होता है? आप लोग लिख लीजिएगा। विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। विचारों का आंतरिक रूप जो होता है, विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। आंतरिक रूप क्या कहलाता है? भावना कहलाता है। कोई अगर पूछ दे कि भावना क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि विचारों का आंतरिक रूप भावना कहलाता है। और विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। विचारों का बाह्य प्रकाशन, विचारों का बाह्य प्रकाशन, बाह्य प्रकाशन संवेग कहलाता है। विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो संवेग कहलाता है। और विचारों को क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है? तो विचारों का जो क्रियात्मक रूप होता है मेरे दोस्तों, विचारों का क्रियात्मक रूप कहलाता है मूल प्रवृत्ति। विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। विचारों का क्रियात्मक रूप, विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल प्रवृत्ति कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप लोगों को 100% समझ में आ गई होंगी। मित्रों, यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए हमारा जो साइकोलॉजी का क्लास है आप लोग देखना ना भूलिएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की। नेक्स्ट स्कूल, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले संप्रदाय की। और अगला संप्रदाय कौन सा है मित्रों? स्कूल्स ऑफ
है ना। स्कूल्स ऑफ ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, स्कूल्स ऑफ ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद संप्रदाय। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो इसके फाउंडर कौन हैं, इस विषय में हम आप लोगों को बता देते हैं। इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो संस्थापक हैं, वो हैं अब्राहिम मैस्लो। कौन है भाई? अब्राहिम मैस्लो। अब्राहिम मैस्लो। और अब्राहिम मैस्लो किस कंट्री के हैं? तो अब्राहिम मैस्लो हैं यूएसए के। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और मानवतावादी संप्रदाय के द्वारा आवश्यकता की मांग का सिद्धांत दिया गया। यानी कि मानवतावाद संप्रदाय कहता है कि व्यक्ति की 5 प्रकार की मांगें होती हैं, जो इस प्रकार हैं। यानी ये व्यक्ति की आवश्यकता की मांग पर बल देता है। तो मित्रों याद रखना, ये संप्रदाय व्यक्ति की आवश्यकता की मांग पर, व्यक्ति की आवश्यकता की मांग पर बल देता है। आवश्यकता की मांग पर बल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा संप्रदाय जो व्यक्ति की आवश्यकता की मांग पर बल दे, उस संप्रदाय को कहा जाता है मानवतावादी संप्रदाय। अब्राहिम मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार की मांगों का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो इनके द्वारा 5 प्रकार की मांग का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा जो पहली मांग है वो कौन सी मांग है? तो आप याद रखना, शारीरिक मांग। पहली मांग कौन सी है? तो पहली मांग है शारीरिक मांग। शारीरिक मांग। और दूसरी मांग के बारे में इन्होंने बताया है। दूसरी मांग कौन सी है मित्रों? तो इन्होंने बताया दूसरी मांग है सुरक्षा की मांग। सुरक्षा की मांग। दूसरी मांग है सुरक्षा की मांग। तीसरी मांग कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो तीसरी मांग है समाज की मांग। तीसरी मांग है समाज की मांग। तीसरी मांग है समाज की मांग। और तीसरी मांग कौन सी है? तो तीसरी मांग है समाज की मांग। और चौथी मांग कौन सी है? चौथी मांग है सम्मान की मांग। चौथी मांग कौन सी है प्यारे दोस्तों? चौथी मांग है सम्मान की मांग। सम्मान की मांग। और अगली मांग कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अगली मांग है आत्मसिद्धि की मांग। अगली मांग है आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग। आत्मसिद्धि की मांग। तो इन्होंने इन 5 प्रकार की मांगों को बताया है। मानवतावादी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जो व्यक्ति की आवश्यकता की मांग पर बल दे, उसको मानवतावादी संप्रदाय कहा जाता है। हमारी व्यक्ति की पहली आवश्यकता क्या है? पहली आवश्यकता है शारीरिक मांग। सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा शरीर सुंदर हो, हमारा शरीर आकर्षक हो, हमारा शरीर ऐसा हो जिसे लोग देखें, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा शरीर निरोग हो, सभी व्यक्ति चाहते हैं। दूसरी बात होती है सुरक्षा की मांग। कपड़ा, रोटी और मकान सुरक्षा की मांग के अंतर्गत आता है, क्योंकि सुरक्षा अगर नहीं होगी, अगर रोटी नहीं होगी तो हमारे शरीर की सुरक्षा नहीं होगी, वस्त्र नहीं होंगे तो हमारी शरीर की सुरक्षा नहीं होगी, और अगर मकान नहीं होंगे तो हमारी शरीर की सुरक्षा नहीं होगी। मित्रों याद रखिएगा। अगला होती है समाज की मांग। और समाज की क्या मांग होती है? समाज की मांग होती है कि भाई अच्छा जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास एक मकान होना चाहिए, व्यक्ति के पास एक घर होना चाहिए, व्यक्ति के लिए कार होना चाहिए। व्यक्ति अपने लिए कार लेना नहीं चाहता है, व्यक्ति समाज के लिए कार लेना चाहता है, क्योंकि समाज की मांग है।
अगला होता है सम्मान की मांग। भाई अगला है भाई समाज की मांग। मान के चलो समाज की मांग क्या है? समाज की मांग है कि नौकरी मिल जाए किसी व्यक्ति को, तो नौकरी मिलने से उस व्यक्ति का समाज में क्या होने लगता है मित्रों? सम्मान होने लगता है। और जब उस व्यक्ति को सम्मान होने लग जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। उस व्यक्ति की आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और उस व्यक्ति की आत्मा कहती है कि हमको आत्मसिद्धि की प्राप्त हो गई, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए कि हमको नौकरी मिल गई। इस प्रकार से 5 प्रकार की जो मांगे हैं, 5 प्रकार की मांगों को एक्सप्लेन किया है अब्राहम मैस्लो महोदय के द्वारा। अब्राहम मैस्लो जो फाउंडर हैं किसके, यानी कि ह्यूमनिज्म के फाउंडर हैं, ह्यूमनिज्म के फाउंडर हैं, यानी कि मानवतावाद संप्रदाय के फाउंडर हैं, यूएसए के निवासी हैं। तो हमने आप लोगों को बताया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हमने अच्छी तरीके से आपके साथ डिस्कस किया। साइकोलॉजी में विकसित हुई कितनी विचारधाराएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मनुष्य ये साइकोलॉजी में 6 विचारधाराएं विकसित हुई हैं। पहली विचारधारा जिसको हम लोग कहते हैं कि संरचनावाद, दूसरा कहते हैं कि कारवाद या प्रकारवाद, इंग्लिश में फंक्शनलिज्म कहा जाता है। संरचनावाद को इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। तीसरा बिहेवियरिज्म है यानी कि व्यवहारवाद। तो चौथा गेस्टाल्टिज्म है यानी कि गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद जिसको कहा जाता है। 5वां है स्कूल्स ऑफ साइको एनालिसिस। और इसके बाद अगला ह्यूमनिज्म है ना, ह्यूमनिज्म है। तो इसके बाद हम लोग अब यहीं पर इस जो वीडियो को समाप्त करते हैं। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अधिगम। अधिगम के साथ एक नए वीडियो में आपके साथ हम फिर हाजिर होते हैं। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, हैव अ नाइस डे दोस्तों।